हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दे रहे हैं कक्षा 10 गणित सभी सूत्र यूपी बोर्ड। यहाँ हम जितने भी सूत्र आपको देंगे वो बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में होंगे, जिनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो लीजिए सूत्र स्टार्ट है। सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है वास्तविक संख्याएँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएँ। तो वे संख्याएं जो हम गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं को ही हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को और मिला लें तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक माइनस वाली संख्या यानी प्राकृतिक संख्याओं के पीछे हम माइनस लगा दें, और प्राकृतिक संख्याएं और जीरो, इन सब को हम पूर्णांक कहते हैं। इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक पूर्णांक, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसको I पॉजिटिव या Z पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। ऋण पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याओं के पीछे अगर हम माइनस लगा दें तो उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन्हें I माइनस या Z माइनस से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जो बटे के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। तो जो संख्याएं बटे के रूप में ना हो अर्थात जो रूट के अंदर होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, इन सभी संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय होगी उसे भी वास्तविक कहेंगे, अपरिमेय को भी वास्तविक कहेंगे और पूर्णांक को भी हम वास्तविक कहेंगे। काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ये सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपने पहली कक्षा में पढ़ा होगा। जो भाज्य होता है उसको हम A से, भाजक को B से, भागफल को Q से और शेषफल को R से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र है इसका A = BQ + R। तो इसमें ABQR क्या होता है वो नीचे आप देख सकते हैं। यहीं पर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो ये सूत्र होता है इसी सूत्र को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि R यानी कि जो भागफल होता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक B से छोटा होता है। और यहाँ पे भाज्य जो होगा वो बड़ा होगा किससे? भाजक से। यानी जिससे हम भाग दे रहे होंगे वो चीज़, जिसको हम भाग दे रहे होंगे वो चीज़ बड़ी होगी, जिससे भाग देंगे वो छोटा होगा। यानी कि जो A है भाज्य वो हमेशा बड़ा होगा भाजक से। ये सूत्र है दो संख्याओं का मासा गुणा लासा बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर देखिए एक ध्यान देने वाली बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है इसका, कि अगर कोई बटे वाली संख्या है तो वो शांत तब होती है जब इसका जो हर है उसके जो गुणनखंड करें उसमें 2 या 5 है। केवल 2 और 5 उसके अंदर आता है तो हम कहते हैं कि जो बटे वाली संख्या है, फ्रैक्शन है, वो शांत है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ जाता है जैसे 3, 7 ये, तो हम कहते हैं कि जो बटे वाली संख्या है वो शांत नहीं है या आवर्ती है। अब देखिए मासा और लासा, तो दो संख्याओं का जो मासा होता है जो दोनों में कॉमन होता है उसे दो संख्याओं का मासा कहते हैं। और लासा उनके मल्टीपल लिखें, और मल्टीपल लिखने के बाद जो सबसे पहला कॉमन होता है उसे हम दो संख्याओं का लासा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का जो PDF भी आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। इसका कोई भी चार्ज हम आपसे नहीं लेंगे। अगर आपको इन सभी सूत्र का PDF चाहिए तो हमारा WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से अपना फ़ोन नंबर हमें दे दें, WhatsApp नंबर, हम आपके WhatsApp पे इसका PDF बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध करा देंगे। चैप्टर 2 आपके सामने है, ये है बहुपद। तो पहले किसे कहते हैं बहुपद? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। अर्थात उसमें जो चर की पावर है वो धन होनी चाहिए, यानी माइनस की नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। तो चर की जो घात है अगर वो धन पूर्णांक है तो हम उसे बहुपद कहते हैं। किसी बहुपद में चर की जो महत्तम घात होती है बहुपद की घात कहलाती है। अब देखिए इसमें महत्तम घात 7 है तो इस पूरे बहुपद की जो घात होगी वो 7 होगी।
इस वाले बहुपद में देखिए महत्तम घात 3 है, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो 3 होगी। चर के मान को बहुपद के शून्यक भी कहते हैं। तो चर के जो मान आएंगे सोल्व करके उन्हें हम शून्यक भी कहते हैं। चर की जितनी महत्तम घात होती है उतने ही बहुपद के शून्यक होते हैं। अब देखिए इस वाले बहुपद में जो महत्तम घात है वो 7 है, तो इसके मतलब शून्यक इसके जो हो गए 7 हो गए। शून्यकों को मूल भी कहते हैं। जो शून्यक होते हैं उन्हीं को हम मूल भी कहते हैं। तो शून्यों को हम मूल भी कह देते हैं और शून्यक भी कह देते हैं। नेक्स्ट है बहुपद के जो शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक बहुपद को संतुष्ट करते हैं। अर्थात जो भी x के मान यानी इसमें जो चर होगा उसके मान हम बहुपद में रख दें तो लेफ्ट राइट सेम आनी चाहिए। घात 1 वाले बहुपद को एकपदी, 2 घात वाले बहुपद को द्विपदी और 3 घात वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए टाइपिंग में द्विपदी ही लिखा जा रहा है, इसको आप ये मत समझना कि गलत लिखा गया है, तो टाइपिंग में ही ऐसा आ रहा है, तो आप इसको द्विपदी मान के चलें। ठीक है, 2x + 1 को हम रेखीय बहुपद, देखिए यहाँ पर क्योंकि घात 1 है, अगर घात मैक्सिमम 2 है तो उसे हम द्विघातीय बहुपद, और 3 घात है तो उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बहुपद का मानक रूप, अगर हम बहुपद को असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी कि अवरोही अथवा आरोही क्रम में लिखें तो लिखे जाना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अवरोही का मतलब घातों के घटते क्रम में और आरोही का मतलब घातों के बढ़ते क्रम में, और जो कांस्टेंट होता है उसकी जो घात होती है वो 0 होती है, क्योंकि हम इनटू में ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अवरोही या आरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। शून्यक अथवा मूल, चर के वे मान जिन पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है बहुपद के शून्यक अथवा मूल कहलाते हैं। अर्थात चर के जो मान होंगे अगर बहुपद में रखने पर 0 आ जाए तो वो जो शून्यक होंगे वो बहुपद के मूल कहलाते हैं, उनको शून्यक भी कहते हैं या मूल भी कहते हैं। ठीक है, बहुपद का ग्राफ, कोई भी ग्राफ एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे काट रहा है तो इसके 2 शून्यक है, यहाँ पे केवल 1 पॉइंट पे काट रहा है तो 1 शून्यक है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पॉइंट पे काट रहा है तो इसके 4 शून्यक होते हैं। तो कोई भी बहुपद एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा वो उसके बहुपद कहलाएंगे। ये चैप्टर 3 आपके सामने आ गया है। चैप्टर 3 है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो किसे कहते हैं ये समझिए। समीकरण ax + by + c = 0 को 2 चरों वाला रेखिक समीकरण कहते हैं, और इसके जो है इनफाइनाइट यानी अनंत हल होते हैं, और इसका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होता है। सीधी रेखा से मतलब इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ नहीं होगा। उसके बाद 2 चरों वाला रेखिक समीकरण युग्म, अगर हम 2 समीकरणों को एक साथ लिख दें तो दोनों समीकरणों को एक साथ लिखना ही रेखिक समीकरण युग्म कहलाता है। रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की 4 विधियां होती हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी बीजगणन विधि, चौथी आलेखीय विधि। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आप कक्षा 8 में आपने सीख ली होगी। अब यहाँ पर बीजगणन और आलेख विधि आपको सिखाई जाएगी, और यहाँ हम बीजगणन विधि के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रेखीय समीकरण का संगत अथवा असंगत। तो रेखीय समीकरण का संगत अथवा असंगत युग्म, अगर हमें 2 समीकरण इस तरह से दे रखी हो तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटेंगी अगर a1/a2 ≠ b1/b2, अर्थात जो x के कोफिशिएंट हैं उनका अनुपात और y के जो गुणांक हैं उनका अनुपात बराबर ना हो, तो हम इसे प्रतिच्छेद केवल एक हल, अद्वितीय हल, देखिए अद्वितीय है इसको आप फिर भी माने अद्वितीय हल है, इसको लिखने में टाइपिंग में नहीं हो पाया ये, तो यही लिखा जा रहा है, और या संगत कहते हैं। दूसरी कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 है, तो इस टाइप की रेखाएं होंगी, यानी कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और इस समय इनका कोई भी हल नहीं होगा। हल तभी होता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और इसे हम कहते हैं असंगत। कोई हल होता तभी हम संगत कहते हैं, अदरवाइज असंगत। अगर तीनों ही बराबर है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ी हुई होगी, जैसे एक लाइन ये है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समपाती, और इसके जो होंगे अनंत हल होते हैं, इसे हम आश्रित या संगत भी कह देते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब हम आपको बता देते हैं बीजगणन विधि।
तो बीजगणित विधि में क्या होगा, पहले हमें दो इक्वेशन दी होंगी और हम उनके जो कोफिशिएंट हैं यानी एक्स वाई के जो गुणांक हैं और अचर हैं उनको इस तरह से लिख लेंगे दोनों इक्वेशन की। उसके बाद क्या करना है, एक्स के निकालने के लिए हम पहला देखिए ये वाला छुपा लेंगे और छुपाने के बाद इसे उठा के नीचे रख देंगे। दूसरे वाले के लिए हम ये सेकंड वाला इस तरह से ये वाला मैंने जो पीले कलर से रख दिया इसको हम छुपा लेंगे। छुपाने के बाद जो बचेगा वो बाई के नीचे लिख देंगे। इसके बाद तीसरे वाले के लिए जो C1 C2 वाला इसको हम छुपा लेंगे और जो बचा उसको 1 के नीचे लिख देंगे। तो एक बात यहाँ पे मैं और बता दूँ आपको कि कुछ यहाँ पर प्लस का चिन्ह भी लगाते हैं, मैंने यहाँ माइनस का चिन्ह लगाया है, ये गलत नहीं है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर सही कर दिया। माइनस चिन्ह लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें इसमें एक जैसा ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कैंची गुणा कर लेनी है B1 की C2 से, माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाना है यहाँ पे और B2 की C1 से। ऐसे यहाँ पर देखिए A1 की C2 से माइनस चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे A2 की C1 से, और इसी तरह बराबर में A1 की B2 से ये माइनस चिन्ह अपनी तरफ से A2 की B1 से। तो ये चैप्टर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 की ओर। देखिए चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। तो फिर मैंने वही बात मैं आपको बता रहा, थोड़ा टाइपिंग में ही हम ऐसा हो पा रहा है, इसलिए हमने इसको भी द्विघात समीकरण लिखा है, ठीक है। तो द्विघात वाले बहुपद को द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि कोई बहुपद अगर द्विघात वाला है तो उसे ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं, अथवा ऐसी समीकरण जिसमें चर की महत्तम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे चर की महत्तम घात 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात। अब हमें इसे समीकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बराबर चिन्ह लगा है और बराबर में 0 है। जब बराबर होता है तभी हम उसको समीकरण बोलते हैं, बराबर नहीं लगा है तो हम केवल उसे बहुपद बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्विघात क्यों, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हम इसे द्विघात बहुपद कह रहे हैं। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है x² + bx + c = 0। एक जो कहता है x का गुणांक कहलाता है, b x का गुणांक, और c जो कहलाता है वो अचर पद कहलाता है। नंबर 3 देखिए क्या है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। जैसा कि हमने बहुपद वाले चैप्टर में बताया था कि जितने उसकी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, तो उन्हीं को हम मूल भी कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं अथवा 2 शून्यक होते हैं, मूल को ही हम शून्यक कहते हैं। द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, और इनकी खासियत क्या होती है, वो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। द्विघात समीकरण हल करने की 2 विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि और दूसरा सीधाचार्य सूत्र। गुणनखंड विधि तो हम वैसे गुणनखंड करके करते हैं, लेकिन सीधाचार्य विधि से हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं, उनके भी क्वेश्चन के हम गुणनखंड कर सकते हैं जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में और हमसे कहता है गुणनखंड विधि द्वारा करो तो गुणनखंड विधि से करने हैं, और कहता है सीधाचार्य से करो तो सीधाचार्य से करते हैं, और अगर नहीं कहता तो दोनों में से हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहीं पे होता है सीधाचार्य का सूत्र। तो ये जो सूत्र आपको दिख रहा है इसे हम सीधाचार्य का सूत्र कहते हैं। यह है -b + -√b² - 4ac/2a। इसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर है इसे हम d से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं विविक्तिकर, यानी d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b² - 4ac को हम द्विघात समीकरण इतने का विविक्तिकर कहते हैं, और इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इस व्यक्तिकर पे ही मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। अगर d की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, तो जो इसके मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, और d की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण अल्फा बीटा। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतने के मूल या शून्यक हो तो देखिए प्रतिबंध है, इसी का बहुपद वाले चैप्टर में भी यूज होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। मूलों का योग या मूलों का योग हम चाहे हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं या संकेत के रूप में कर सकते हैं। मूल अल्फा बीटा तो -b/a, यानी कि दिस अपॉन दिस, b/a, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी c/a। अचर पद बटे x² का गुणांक, यहाँ x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर हमें मूल दे रखे हों अल्फा बीटा और हमसे द्विघात समीकरण निकालनी है तो क्या करेंगे, हम x में से अल्फा घटाएंगे और x में से बीटा घटाएंगे, उनकी आपस में गुणा कर लेंगे तो द्विघात समीकरण निकल के आ जाएगी। दूसरा, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप यहाँ पे इन दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, जोड़ के x के गुणांक में लिख दीजिए और गुणा करके अचर पद यहाँ पर रख दीजिए, तो भी द्विघात समीकरण निकल के आ जाती है। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो संयुग्मी होते हैं, अर्थात अगर एक मूल इस टाइप का है तो
तो दूसरे मूल निकालने के लिए बस हमें यहाँ पर माइनस लगा देना, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और आपके जो फ्रेंड हैं जो आपके साथ के हैं, आपकी क्लास में पढ़ते हैं या आप जानते हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये। इससे काफ़ी हेल्प आपको स्टडी में मिलने वाली है। लीजिए, अब नया चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में, देखिए 4 और 2 का अंतर, 6 और 4 का अंतर, 8 और 6 का अंतर, सब में अंतर एक जैसा है, तो इसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी आप दिख रहा होगा और यहाँ भी। इसकी और डेफिनेशन एक ये भी है, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित राशि जोड़कर अथवा घटाकर प्राप्त हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए जो पीछे वाली राशि है उसमें एक निश्चित राशि जोड़ के आगे वाला मिल रहा है। तो देखिए 2 में 2 जोड़ा फिर 4 मिल गया, फिर 4 में 2 जोड़ा फिर 6 मिल गया, 6 में 2 जोड़ा फिर 8 मिल गया। तो वो निश्चित राशि क्या हुई यहाँ पर 2। ऐसे यहाँ पर निश्चित राशि क्या है 3, और यहाँ पर जो निश्चित राशि है वो 4 है। ठीक है, तो 2 प्रकार से इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। एपी का व्यापक रूप, तो एपी का जो व्यापक रूप होता है वो ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो लास्ट वाला होता है इसी को हम एपी का व्यापक रूप यानी कि इस व्यापक nवा पद कहते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है टी एन इजिकल टू टी एन कह दो या ए एन कह दो, ए प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। इसमें ए जो होता है प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है, n पदों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला पद है उसको हम T1 से लिखते हैं, जो दूसरा पद है उसको T2 से लिखते हैं, तीसरे पद को T3 से और चौथे पद को T4 से। तो यहाँ पर खास बात है, देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। तो यहाँ पे जब n आएगा तो इससे कम यहाँ पर होगा, तो इसी को हम बोलते हैं nवा पद या अंतिम पद। ठीक है, इसको हम L भी बोल देते हैं, इसको हम L भी बोल देते हैं, अंतिम पद भी बोल देते हैं। और सार्वंतर जो निकलता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकलता है। देखते हैं नेक्स्ट, अगर हमें किसी श्रेणी का एपी का अंश से n पद निकालना है तो इसके लिए सूत्र है ए एन डैश, मैंने डैश इसलिए लगाया अंतर करने के लिए, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होता है अंतिम पद होता है। 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या को हम ए और सी का समांतर माध्य कहते हैं, और ये इन दोनों के योग का आधा होता है। तो सार्वंतर बराबर करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र ये है एस एन एन अपॉन 2 a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ये तब यूज करना है जब हमें डी दे रखा है। अगर डी ना दे के हमें एल दे रखा है तो ये वाला सूत्र लगाना, n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस के l, जहाँ e जो कहलाता है प्रथम पद, d सार्वंतर और n जो कहलाता है अंतिम पद कहलाता है। अगर हमें देखिए किसी एपी का nवा पद निकालना हो, हमें n पदों का योग दे रखा हो, तो उस n माइनस 1 पदों का योग हम अपनी तरफ से निकाल लेंगे। अगर n पद के योग में से n माइनस 1 पदों का योग घटा दें तो nवा पद निकल के आ जाता है। जैसे अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो 2 पद के योग में से एक पद का योग घटाना होगा। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ये जो चैप्टर है तीसरा चैप्टर बड़ा ही बोरिंग चैप्टर होता है। बोरिंग इसलिए होता है क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होती है। अगर आप इन डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो इन चैप्टर को करने में आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जो 3 भुजाओं से इस तरह घिरी हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और इसकी खास बात होती है कि इसके तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। समरूप आकृतियाँ, अगर 2 आकृतियाँ देखने में तो मतलब छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन एक जैसी लगें तो उन्हें हम समरूप कहते हैं। तीसरी है सर्वांश आकृतियाँ, तो 2 आकृतियाँ ऐसी जो देखने में भी एक जैसे लगें और आकार में भी एक जैसी हों उन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं, सर्वांश आकृतियाँ कहते हैं। जैसे हमारे 2 हाथ है, अगर एक हाथ के ऊपर हम दूसरा हाथ रखें और वो उसको पूरा पूरा ढक ले तो हम उन्हें सर्वांशम आकृति कहते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं जब एक आकृति को दूसरी आकृति पूरा पूरा ढक ले तो इन दोनों आकृतियों को सर्वांशम आकृतियाँ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पढ़ेंगे हम समरूप वाला पढ़ेंगे। तो 2 त्रिभुज जो समरूप होने की 5 कंडीशन है। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है ट्रिपल ए, यानी कि कोण कोण समरूपता। अगर 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उसे हम समरूप कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये 30 है तो इधर वाला भी 30 है, ये 60 है तो इधर का भी 60 और ये 90 है तो इधर का भी 90। ट्रिपल एस जो होता है यानी भुजा भुजा भुजा, अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं तो भी समरूप होता है।
सी है SAS यानी भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा और फिर उनके दोनों के बीच का कोण अगर बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी कि दो कोण और उनसे मिलने वाली भुजा अगर बराबर है तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। ई है समकोण त्रिभुज, समकोण कर्ण भुजा, राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी कि दोनों समकोण त्रिभुज हो, दोनों कर्ण समान हो और कोई सी एक भुजा समान हो तो भी दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, मतलब दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, ये कहलाता है अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा जो होंगी उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा ये है कि इनका जो क्षेत्रफल होता है वो इनके ये AN कोणार्धक हो, चाहे शीर्ष लंब हो और चाहे माध्यिका हो, इनके वर्गों के अनुपात के बराबर भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें बस बेसिक आपको पता होना चाहिए। एक्स अक्ष को हम बोलते हैं भुज और जो वाई अक्ष होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट और इसको थर्ड और इसको फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस आते हैं, हमेशा पहले भुज लिखते हैं और फिर कोटि लिखते हैं। तो भुज भी प्लस है यहाँ पे देखिए, कोटि भी प्लस है, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस। जो सेकंड क्वाड्रेंट है सबसे पहले भुज देखा हमने, भुज है माइनस का, कोटि है प्लस की, तो इसलिए इसके निर्देशांक हो गए माइनस प्लस। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें भुज भी माइनस है, कोटि भी माइनस है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट के निर्देशांक हो गए, तीसरे चतुर्थांश के निर्देशांक हो गए माइनस माइनस। और जो चौथा चतुर्थांश है उसमें देखिए भुज कैसा है, प्लस का है, कोटि कैसी है, माइनस की है, इसलिए हो गया इसमें प्लस माइनस। हमेशा पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हमें दो बिंदु इस तरह से दे रखे हैं उनकी बीच की दूरी निकालनी है तो ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, यहाँ y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। आप इसको लैंग्वेज के रूप में भी याद कर सकते हैं, भुजों का अंतर यानी कि इनका और इनका अंतर, भुजों का अंतर यानी इनका अंतर और कोटियों का अंतर यानी y2 y1 का अंतर। ठीक है, इसको भी हम कह सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे इस फॉर्मूले को जो है आप दो प्रकार से याद कर सकते हैं। भुजों का अंतर, भुजों से मतलब है जो पहले वाले पॉइंट है इनका अंतर, प्लस कोटियों का अंतर यानी कि कोटियों से अंतर मतलब है जो दूसरे वाले पॉइंट है y1। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ हम बता दें भुजों से अंतर मतलब ये था x1 और x2 का अंतर, और कोटियों से अंतर मतलब है जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उनके अंतर का स्क्वायर। तो आप लैंग्वेज के रूप में भी इसको याद कर सकते हैं और वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंतःविभाजन सूत्र। तो अगर दो बिंदु A और B हो और उनके बीच में कोई पॉइंट P इसको M1 और M2 अनुपात में बांट रहा है तो उसका सूत्र ये है अंतःविभाजन का, M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। बिल्कुल सेम ऐसे ही x की जगह y हो गया, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं और या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बाह्यता विभाजन का सूत्र। तो बाह्यता विभाजन के सूत्र में बस जहाँ प्लस होता है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और बाह्यता विभाजन से मतलब ये है कि जो पहला वाला सूत्र अभी हमने बताया था इसमें पॉइंट P अंदर की ओर है, अगर ये पॉइंट P अंदर न होकर ये पॉइंट बाहर की ओर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो विभाजन कहलाता है बाह्यता विभाजन कहलाता है। और ऐसा होने से इसमें क्या हो जाता है, बीच में माइनस चिन्ह हो जाता है। ठीक है, इसको भी देखिए दो तरीके से याद कर सकते हैं, या तो इस रूप में या इस रूप में। मध्य बिंदु सिरों के भुजों का योग बटा 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु के सूत्र है। नेक्स्ट है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। अगर हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो केंद्र के निर्देशांक का सूत्र है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, यानी भुजों का योग बटे 3, कोटियों का योग बटे 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये आपने पहले भी देखा होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्रैकेट में है वो सब में y है, ठीक है, और जो ब्रैकेट से बाहर है उनमें सब में एक है x है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3,
अब उसके बाद देखिए 1 2 3, अब यहाँ पे 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, 2 के बाद 3, तो इस तरह चलता है कि पहले 1 आएगा, ठीक है, उसके बाद 2 आएगा और फिर 3 और 3 के बाद 1। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3, 3 के बाद फिर 1, देखिए 3 के बाद क्या आया फिर 1 आया, फिर यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 2। तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। संरेख का प्रतिबंध होता है जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो बिंदु संरेख होते हैं। तो यहाँ बाहर जो 1/2 था वो इधर 0 में पहुँच जाता है। एक ये भी प्रतिबंध है कि 3 बिंदु तब संरेख होते हैं जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो। कोई सी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो अभी बिंदु जो है वो संरेख होते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि निर्देशांक में आपको मालूम होने चाहिए। त्रिभुज किसे कहते हैं? जब वो छोटी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो अभी त्रिभुज पॉसिबल है। संधिबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उसे हम संधिबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 अंश हो या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो भी हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। संधिबाहु समकोण त्रिभुज, उपरोक्त दो यानी कि संधिबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इन दोनों को मिला के बोलते हैं संधिबाहु समकोण त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजाएं बराबर हों एवं समांतर हों तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समलंब, जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, जैसे मान लीजिए इस टाइप का, तो इसमें क्या सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए तो उसे हम समलंब कहते हैं। समचतुर्भुज, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इस टाइप का, तो उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, बराबर हों और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हों तो उसे हम आयत कहते हैं। वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। चैप्टर 8 जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, त्रिकोणमितीय परिचय। तो ये क्या है देखिए, त्रिकोणमिति, त्रिभुज की भुजाएं और कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं उनके अनुपात को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और 3 भुजाओं को लेके 6 अनुपात बन सकते हैं, इसलिए त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं। समकोण त्रिभुज, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण को हम K से प्रदर्शित करते हैं, आधार को A से और जो लंब होता है उसको L से प्रदर्शित करते हैं। त्रिकोणमिति में देखिए फॉर्मूला याद करने के लिए ये बहुत अच्छा जुगाड़ है, लाल बटे कक्का। तो इसकी हेल्प से हम, ये नीचे आपको 12 सूत्र दिखाई दे रहे होंगे, ये सूत्र हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले साइन थीटा, जैसे आपको ऊपर लिख लेते हैं सबसे पहले साइन कोस टेन और नीचे लिख लेते हैं कोट सेक कोसेक। हमें साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो रेड जो एरो है इस पर आप देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी L बटे K। कोस हो जाएगा A बटे K, जैसा देखिए लाल वाला जो एरो है उस साइड में आपको देखना है। टेन थीटा L बटे A लंब बटे आधार, ठीक है। यहीं पे कोट थीटा, अब जो नीला एरो है इसको देखना है, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे लंब। यहाँ पर मैं देखिए थीटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ट्रायंगल में एंगल थीटा लिया हुआ। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ठीक है। 6 सूत्र ये हो गए। अब देखिए ये जो 6 है ये कैसे याद करेंगे, साइन के जो नीचे लिखा ये बोल देना, साइन थीटा 1 बटे कोसेक थीटा, कोस के नीचे क्या लिखा, कोस बटे सेक थीटा, टेन के नीचे टेन बटे कोट थीटा। अब इसके उल्टे वाले देख लीजिए, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा और कोट थीटा 1 बटे टेन थीटा। तो इस तरह से 12 फॉर्मूले हम लाल बटे कक्का की हेल्प से याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे, नेक्स्ट है देखिए टेबल। अब ये टेबल आपके सामने, ये टेबल आपको याद करेंगे और इसे निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्हें निकालने के लिए सबसे पहले 0 से 0 1 2 3 4 यानी 4 तक की गिनती लिखेंगे और लास्ट का जो नंबर होगा उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद सब पे रूट लगा देंगे और रूट लगा के जो सोल्व करके आएगा वो आएगा 0, 1 बटे 2, 1 बटे √2, √3 बटे 2 और 1। इसको हम साइन वाली लाइन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 0 का मान, देखिए जो पहला सोल्व किया, दूसरा हो जाएगा साइन 30 का मान, तीसरा साइन 45, साइन 60 और साइन 90। कोस का निकालने के लिए हम लेफ्ट वाला राइट में लिख देंगे, राइट वाला लेफ्ट में, यानी कि इसे देखिए लेफ्ट टू राइट कर देंगे, जो शुरू में उसे लास्ट में लिख देंगे और जो लास्ट वाला उसे शुरू में, इस तरह से पलट देंगे। टेन वाले के लिए साइन वाले को कोस वाले से भाग करेंगे। 0 को देखिए हम 1 से भाग करेंगे 0 आएगा,
1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर देखिए 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, √3। और जब हम 1 को 0 से भाग देते हैं तो आता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, कोट वाले के लिए फिर वही करेंगे, जो लेफ्ट में लिखा है उसको राइट में लिख देंगे, जो राइट में लिखा है उसको लेफ्ट में। ठीक है, इसका इन्वर्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर सेक थीटा के लिए जो कोस वाला है ये वाला, इसको पलट देंगे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। जब 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखिए इसको पलटेंगे तो ये देखिए नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इस वाले को पलटेंगे तो यहाँ देखिए 1 ऊपर जाएगा, वो √2 ऊपर 1 नीचे, नीचे जो 1 होता है उसको नहीं लिखते हैं। ऐसे इसको हम पलटेंगे तो ये 2/1 आएगा, नीचे 1 को नहीं लिखते हैं। यहाँ पे नीचे 1 है, जब हम इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 होता है इनफाइनाइट। ठीक है, कोशक के लिए फिर वही काम करना, जो इधर है उसको इस साइड में, यानी कि लेफ्ट वाले को राइट में लिख देना है और राइट वाले को लेफ्ट में, ऐसे बस इस तरह चेंज करते चले जाना। ठीक, तो इस तरह से आप टेबल ये निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर्मूला याद करने के लिए। टेबल जो आपके सामने बनी हुई है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें एक सेंटेंस हमने लिखा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इस सेंटेंस की हेल्प से हम ये पता रख सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो ऐड का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव हो जाएंगे, शुगर का मतलब साइन है, साइन यहाँ पर, और उसके जो नीचे लिखा क्या है कोशक, साइन और कोशक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब माइनस। 2 का मतलब हो जाएगा tan और कोट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब माइनस। और कॉफ़ी का मतलब हो जाएगा कोस, और देखिए कोस के नीचे क्या है सेक, कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब माइनस। यहाँ पे एक बात और बता दें, जो एक्स अक्ष होता है उस पर जितने भी एंगल होते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे देखिए 360 माइनस थीटा और 180, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे 360 प्लस हो चाहे 360 माइनस, 180 प्लस हो या 180 माइनस हो, थीटा माइनस हो, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जबकि जो वाई अक्ष पे एंगल होते हैं उनमें चेंज हो जाता है, चाहे वो 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस, या 270 माइनस हो या 270 प्लस। चेंजिंग कैसे होता है ये मैं बता दूं, ये देखिए मैंने एरो से दिखाया है, साइन का कोस में चेंज हो जाता है, कोस का साइन में, टैन का कोट में, कोट का टैन में, सेक का कोसक में और कोसक का सैन में। ठीक है, और देखिए चेंज, अब यहाँ पर देखिए जैसे 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस, तो 90 माइनस वाला क्या है वाई अक्ष पे आ रहा, तो वाई अक्ष पे कैसा है देखिए चेंज, तो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसा होगा देखिए साइन हो जाएगा चेंज कोस में, देखो ये चेंज कोस में, कोस किस में चेंज होगा, कोस होगा साइन में, देखिए कोस साइन में चेंज हो गया। ठीक है, और चूंकि सब ये 90 माइनस थीटा जो है सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, देखिए 90 में से कुछ कम करेंगे तो जो पहला क्वाड्रेंट है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और जो दूसरा चतुर्थांश है वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, और जो तीसरा चतुर्थांश है वो 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा, और जो चौथा होगा वो 270 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो यहाँ पे देखिए दो सब 90 माइनस थीटा है, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सब देखिए यहाँ पे प्लस में है। प्लस होता है तो चिन्ह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और एंगल भी हम देख लेते हैं, तो और एंगल देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ 360 प्लस, तो जो 360 प्लस है 360 प्लस भी फर्स्ट में आ रहा, फर्स्ट में आ रहा है तो इसके सारे साइन देखिए प्लस में लगे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट में सारे प्लस में रहते हैं। अब चूंकि ये एक्स अक्ष पे आ गया, 360 किस पे है एक्स अक्ष पे, तो इसमें देखो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी साइन वाला साइन रहा, कोस वाला कोस, टैन वाला टैन, कोट वाला कोट, सेक का सेक और कोसक का कोसक, कोई चेंजिंग ना हुआ नहीं रहा। ये सारे बस इस जो हमने ये फिगर बना रखी है बस इसको आप माइंड में रखिए, सारे आप इसको लिख सकते हो, 54 सूत्र हैं, 54 के 54 आप लिख सकते हो बड़ी इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा है 90 प्लस थीटा, अब जरा ध्यान से देखेंगे जो 90 प्लस होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो जो 90 प्लस यहाँ से देखिए 90 प्लस, जब 90 प्लस करेंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में देखिए यहाँ ध्यान से साइन और कोसक ये दोनों पॉजिटिव है, ये देखिए देखना लेफ्ट में है, चिन्ह लगाना राइट में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखना लेफ्ट में है और साइन कहाँ लगाना राइट में, तो राइट के साइन और कोसक ये दोनों प्लस में है, बाकी सब माइनस में। अब चूंकि 90 प्लस जो आ रहा है वो वाई अक्ष पे आ रहा है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग और सॉरी चेंज हो जाएगा। देखिए वाई अक्ष वाले क्या होते हैं सब चेंज हो जाएंगे। तो देखिए साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, कोस साइन में, टैन कोट में, कोट टैन में, सेक कोसक, कोसक सेक। चेंज जो होता है ये ऊपर एरो मैंने बना रखी है, इस हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए अब है 180 माइनस, तो 180 जो माइनस है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन 180 आ गया तो 180 वाला कैसा होता है नो चेंज।
ठीक है, 180 और 360 और माइनस वाले ये नो चेंज रहते हैं, यानी कि साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोस का कोस, सेक का सेक, कोसक का कोसक। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ भी देखिए साइन और कोसक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे। देखना लेफ्ट में और चिन्ह लगाना है राइट में। यहीं पे हम आगे देखते हैं, आप देखिए 180 प्लस, तो 180 प्लस जो आ रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड में आ रहे हैं, 180 प्लस, तो प्लस किस में आ रहा है, थर्ड में। तो थर्ड में देखिए आ रहा है, तो सारे टेन और कोड इसमें प्लस में रहेंगे। देखना लेफ्ट में चिन्ह राइट में लगाना, ठीक है, बाकी सब माइनस में। अब चूंकि 180 वाला तो नो चेंज रहेगा, देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। यहीं पे 270 माइनस, देखिए 270 वाले क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, लिखा हुआ देखिए यहाँ पे चेंज, ठीक है, 270 प्लस हो या चाहे माइनस हो, चेंज होना। अब 270 माइनस थीटा जो आ रहा है, माइनस थीटा, देखिए एरो का निशान से इंगित हो रहा है, ये थर्ड इन तीसरे चौथांश में आ रहा है। तीसरे चौथांश में टेन और कोट प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए अब आता है 270 प्लस, तो 270 प्लस कौन से चौथांश में आ रहा है, ये आ रहा है फोर्थ में। तो फोर्थ में देखिए क्या कहानी है, फोर्थ में कॉफी यानी कोस और सेक प्लस में रहेंगे, कोस और देखिए सेक ये दोनों प्लस में। देखना लेफ्ट में चिन्ह राइट में लगाना, बाकी सब माइनस में। अब चूंकि 270 आ रहा है तो सब चेंज हो जाएंगे, देखिए सब चेंज हो गए, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, इस तरह सारे चेंज हो गए। अब यहीं पे हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे हैं 360 माइनस, जो 360 माइनस है ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट फिर वही घटना, कोस और देखिए सेक जो है वो सब पॉजिटिव है, बाकी सब माइनस में, और 360 वाले नो चेंज। यहाँ पे भी देखिए ये माइनस थीटा वाले भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो कोस और देखिए सेक जो है पॉजिटिव, बाकी सब माइनस में और नो चेंज, ठीक है। तो इसे आप बड़ी आसानी से आप इसकी हेल्प से इसको फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। और ये तीन आइडेंटिटी हैं जो आपको याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। इसे बोलते हैं सर समीकाएँ, क्या बोलते हैं इनको, सर समीकाएँ। और ये दो सूत्र कुछ विशेष सूत्र हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने सूत्र आपके सिलेबस में वो मैंने यहाँ आपको बता दिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखिए चैप्टर 9 आपके सामने है। चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है, और इसी की हेल्प से एक क्वेश्चन 6 नंबर का, इसमें 6 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, केवल लाल बटे कक्का, यानी कि साइन थीटा एल बटे के, कोस थीटा ए बटे के, टेन थीटा एल बटे ए, कोसेक थीटा के बटे एल, सेक थीटा के बटे ए, और कोट थीटा ए बटे एल। बस इसको याद करना, और इसकी हेल्प से ही पूरा चैप्टर ये हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक होता है उन्नयन कोण, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और दृष्टि रेखा और आधार, इसे आधार बोलते हैं नीचे वाले को, तो दृष्टि रेखा और आधार के बीच का जो कोण होता है उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच का जो कोण होता है ऊपर की ओर, उसे हम अवनमन कोण बोलते हैं। ज्योमेट्री से उन्नयन और अवनमन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, यानी छत से खड़ा होकर जब हम नीचे की ओर देखें और जो आधार रेखा के साथ कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। और कोई हम नीचे खड़े हों और किसी वस्तु को देख रहे हों, तो वस्तु की जड़ और उसका जो ऊपर वाला सिरा है, इन दोनों जो हमारी नेत्र पर कोण बनाते हैं, तो वो कोण कहलाता है अंतरित कोण। बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है, और लाल बटे का यूज करना है। पूरा चैप्टर इसी से फिनिश हो जाता है। अब आते हैं हम चैप्टर 10। चैप्टर 10 देखिए, ये करने के लिए कुछ बातें हैं, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदा समान रहती है, ठीक है। जैसे आपने साइकिल का रिम देखा होगा, तो वो एक वृत्त होता है, और जिसमें ताने जो होती हैं वो सब समान होती हैं, तो वो एक स्थिर बिंदु से दूरी कैसी है, समान रहती है। अब देखिए जैसे वृत्त आपको दिख रहा है, तो इस वृत्त में जो ये मैंने जो है ये नीचे वाला जो आसमानी वाला, ये लघु वृत्तखंड कहलाता है, और जो ऊपर खाली भाग है ये दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। लघु चाप कौन सा होता है, ये देखिए मैं आपको बता दूं, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ये लघु चाप कहलाता है, और जो ऊपर का भाग रह गया है ये दीर्घ चाप कहलाता है। दीर्घ त्रिज्याखंड जो पीला भाग है ये लघु त्रिज्याखंड है, और जो ऊपर वाला भाग है पीला छोड़ के वो है दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो इसको और देख लेते हैं। इसमें देखिए सकेंद्रीय वृत्त, जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो, तो उन वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर हो, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ देखिए ये स्पर्शी है, ये जीवा है, जीवा और स्पर्शी ये वाला, ठीक है। और ये वाला जीवा और स्पर्शी के बना कोण है, और जो शेष भाग है ये वाला,
ये सब जो कहलाता है एकांतरखंड कहलाता है। इधर के सब क्या कहलाएगा, वो एकांतरखंड, ये सब एकांतरखंड कहलाता है। नेक्स्ट है, कोई रेखा किसी वृत्त को एक पॉइंट पे काटती है तो वो उसकी स्पर्शी कहलाती है, और जिस पॉइंट पे काटती है उसे हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु, और त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शी पर 90 अंश कोण बनाती है। और कोई रेखा वृत्त को पार करती हुई निकल जाती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ये एक प्रमेय है, त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। एक ये भी है कि किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर हम स्पर्श रेखाएं खींचें तो वो दोनों आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11। देखिए ये रचनाओं वाला चैप्टर है, इसका 6 रचनाएं हमने इसमें बनाई हैं, और 6 में से ही 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 ही रचनाएं, बल्कि वैसे तो मुख्य 4 हैं, 5 रचनाएं हमने बनाई हैं, और उसकी पूरी वीडियो हमने अपने चैनल में बना रखी है। आप डाल दें डिजिटल गणित रचनाएं कक्षा 10, तो वहाँ से आप 6 रचनाएं कर लें, और 100% उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो रचनाओं में केवल आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना है, एक तो डॉट लाइन, डार्क लाइन और लाइट लाइन। डॉट लाइन जो यूज करते हैं हम, जो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके लिए हम डॉट लाइन का यूज करते हैं, और जो प्रश्न में हमसे पूछा होता है उसको डिनोट करने के लिए हम डार्क लाइन का यूज करते हैं, और जो प्रश्न में दे रखा हो, ठीक है, उसे लिखने के लिए हम जो है लाइट लाइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है चैप्टर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप, परिमाप से मतलब होता है वृत्त की परिधि, जो आपको रेड वाला भाग दिख रहा है ये परिधि कहलाती है, और क्षेत्रफल जो व्हाइट वाला, रेड के अंदर का जो व्हाइट भाग है इसे क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। ठीक है, क्षेत्रफल आपको अच्छे से समझना तो एक वीडियो हमने डाल रखी है चैनल पे, आप डाल दें SP सैनी सर क्षेत्रफल, ठीक है, तो आपको सारी वीडियो क्षेत्रफल का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझना तो आप वहाँ से देख सकते हैं, SP सैनी सर क्षेत्रफल, ठीक है, तो वहाँ डाल दें, मेंसुरेशन डाल दें या क्षेत्रफल डाल दें, तो आपको पूरी वहाँ से डेफिनेशन ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 1/2 वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है, ये टोटल व्यास होता है और वो त्रिज्या कैसा होता है, डबल। रिंग का क्षेत्रफल, तो बाह्य वलय का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वलय का क्षेत्रफल, यानी पीले भाग का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें टोटल क्षेत्रफल में से व्हाइट वाला भाग माइनस करना पड़ता है। तो अगर बाहर वाले भाग की त्रिज्या r है, अंदर वाले की त्रिज्या r है, तो रिंग का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² माइनस πr², पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। नेक्स्ट है देखिए त्रिज्याखंड एवं वृत्तखंड से संबंधित सूत्र। तो लघु चाप की लंबाई, जो आपको एक काला वाला भाग दिखा रहा है AB, इसे हम लघु चाप बोलते हैं, और इसकी लंबाई निकाल ली तो ये सूत्र है θ/360 इंटू वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब 2πr। और दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी तो परिधि में से इस लघु चाप को माइनस कर देंगे तो दीर्घ चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट है लघु त्रिज्याखंड। तो लघु त्रिज्याखंड जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया था, ये वाला जो भाग है ये कहलाता है लघु त्रिज्याखंड। अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो ये वाला है θ/360 इंटू πr²। तो ये वाला जो पीला मैंने कर दिया ये कहलाता है लघु त्रिज्याखंड, और जो ऊपर का भाग बचा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है θ/360 इंटू πr²। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम जो है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का यानी कि जो सफ़ेद वाला भाग बचा है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहीं पे देखिए ये भी पूछा जाता है लघु वृत्तखंड, यानी जो पीला भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्त से त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से और जो पीला वाला भाग है ये माइनस कर दिया जाएगा तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके सूत्र इसमें काफ़ी हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से कर लें। 9th में भी था ये चैप्टर और यहाँ थोड़ा सा एडवांस है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो पहले किसे कहते हैं जरा ये समझेंगे। जब किसी प्लेन आकृति को मोड़कर वक्राकार रूप जैसे गोला, बेलन, शंकु बनाया जाता है तो प्लेन आकृति का क्षेत्रफल ही पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ कहलाता है। यानी प्लेन आकृति रहती तब तक तो क्षेत्रफल होती है, और जैसे ही हम उसको वक्राकार रूप दे देते हैं तो उस प्लेन आकृति को ही हम वक्राकार क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ कहते हैं। अब आयतन किसे कहते हैं, देखिए कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जैसे हम किसी गिलास में अगर पानी भरें तो जो पानी होगा वो उस गिलास का आयतन होगा।
घनाभ के बारे में आप पहली कक्षाओं में भी देख चुके हैं। तो घनाभ में क्या होता है, समतल पृष्ठ जो होते हैं वो 6 होते हैं। जैसे आपका रूम होता है, रूम में आप गिन लेना 6 पृष्ठ होते हैं। शीर्ष जो कोने होते हैं वो 8 होते हैं। कोने कौन से, ये वाले, इनको कोने बोलते हैं। ये जो होते हैं कुल मिला के कितने होते हैं, 8। तो एक यहाँ पर बीच पीछे होता है, तो 8 कोने होते हैं। कोरे होती हैं 12। 12 कोरे कौन सी, एक ये वाली, देखिए 4 यहाँ पर, 4 ही नीचे होंगी, 4 खड़ी और 4 नीचे, 12 कोरे हो जाती हैं। विकर्ण जो कमरे का जो एक ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने को मिला दे, यहाँ से यहाँ तक अंदर तक, तो ये जो कहलाता है विकर्ण कहलाते हैं। तो इस तरह से 4 विकर्ण होते हैं एक कमरे में, ठीक है। नेक्स्ट है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ से मतलब होता है उसकी 6 फलकों का क्षेत्रफल। उसका सूत्र ये है 2LB + BH + HL। घनाभ का वक्रपृष्ठ से मतलब है छत और फर्श को छोड़ के, 2L + B × H। घनाभ का आयतन LBH। घनाभ का विकर्ण √L² + B² + के H²। L होती घनाभ की लंबाई, B होती घनाभ की चौड़ाई और H होती घनाभ की ऊंचाई। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हो और वो A के बराबर हो तो सारे सूत्र, तो हम घनाभ ही घन बन जाएगा अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या हो, आपस में बराबर हो जाएगी। ऊपर वाले सूत्रों में L, B, H सबके स्थान पे A रख दीजिए। ऊपर वाले सूत्रों से ही यहाँ सब घन के फॉर्मूले निकल जाएंगे। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा निकल कर 6A², घन का वक्रपृष्ठ 4A², घन का आयतन A³ और घन का विकर्ण A√3। ये जो कहलाएगी वो घन की भुजा कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बेलन। लंबवृत्तीय बेलन। तो बेलन जैसा कि आप जानते हैं इस टाइप का बेलन होता है। बेलन का जो सिरा होता है वो वृत्ताकार होता है और उसका क्षेत्रफल होगा πr², ठीक है। बेलन की जो परिधि होती है वो 2πr, यानी कि जो ये वाले गोल गोल है इसको परिधि बोलते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ यानी चारों ओर का क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस सिरों का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr, यहाँ पे सिरों का क्षेत्रफल हो गया 2πr²। एक सिरे का क्षेत्रफल πr² है और ऐसे सिरे एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, इसलिए 2πr²। 2πr कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा h + r। बेलन का आयतन का सूत्र है πr²h। r त्रिज्या होती है, h ऊंचाई, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। नेक्स्ट है लंबवृत्तीय बेलन, वृत्तीय खोखला बेलन। अगर देखिए खोखला बेलन हो तो खोखले बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो खोखला जो बेलन होता है, खोखला बेलन का ये वाला सिरा, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो ये फॉर्मूला है πr1² - πr2²। पाई कॉमन ले लेंगे, r1² - के r2²। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कि अंदर वाला, क्योंकि खोखला जो बेलन होता है वो पाइप के आकार का होता है, अंदर भी जैसे हम उस पर पेंट करेंगे तो बाहर भी करना पड़ेगा और अंदर भी, इसलिए वक्रपृष्ठ बढ़ जाता है। 2πr1h + के 2πr2h। 2π कॉमन ले लेंगे, r1 + r2 और h कॉमन ले लेंगे। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एक तो वक्रपृष्ठ यानी कि जो अभी हमने ऊपर निकाला, प्लस खोखले बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। एक सिरे का जो क्षेत्रफल है वो इतना है, यहाँ देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, तो ये 2 सिरे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो दोनों को जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का आयतन होता है बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। पाई h कॉमन आ जाएगा बाहर, h इधर लिख लिया, पाई इधर, r1² - r2² × h। r1 होती है बाह्य बेलन की त्रिज्या, r2 होती है अंतर बेलन की त्रिज्या, h ऊंचाई होती है, पाई की वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट है शंकु। शंकु आपने देखा होगा, जो कैप होती है, बर्थडे कैप, वो शंकु के आकार की होती है, या सोफ्टी होती है वो शंकु के आकार की होती है। यहाँ ये L तिरछी ऊंचाई होती है, H ऊंचाई और R त्रिज्या, इन तीनों में चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये प्रतिबंध होता है। L² = h² + के r²। ये तीन चीज़ें, इनमें से कोई सी हमें दो मालूम हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। वृत्ताकार, देखिए नीचे जो भाग है वो वृत्ताकार है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है πr²। शंकु की जो परिधि है वो भी वृत्ताकार है, तो वही हुई 2πr। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। हमने पहले बताया, अगर आपको क्षेत्रफल को बहुत अच्छे से समझना है तो हमारी वीडियो बनी हुई है, वहाँ बिल्कुल कंसेप्ट हमने समझाया है, SP सैनी सर, और लिख दें उसमें क्षेत्रफल बेसिक कंसेप्ट, तो आप वो वीडियो देख लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शंकु का वक्रपृष्ठ πrl क्यों होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वक्रपृष्ठ प्लस सिरों का क्षेत्रफल, πr कॉमन ले लेंगे, l + शंकु का आयतन 1/3 πr² h। r त्रिज्या होती है, h ऊंचाई, l तिरछी ऊंचाई और पाई का मान ये होता ही है।
नेक्स्ट देखिए, इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लंबवृत्तीय शंकु का चिन्हक। जब हम किसी शंकु को चोंच की तरफ से थोड़ा सा काट दें, काटने के बाद जो शेष भाग बचता है यानी ग्लास के टाइप का, इसे हम चिन्हक बोलते हैं ना। चूंकि ये शंकु से काट के बनाया गया है इसलिए हम इसे शंकु का चिन्हक बोलते हैं। और यहाँ पे ये एल होता है, ये तिरछी ऊंचाई, एच इसकी ऊंचाई होती है, R1 R2 इसकी सिरों की त्रिज्या है। इनमें आपस में संबंध है, जैसे वहाँ था L स्क्वायर प्लस इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ R के स्थान पे R1 माइनस R2 लिखना है। वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर, परिधि 2πr1 2πr2, क्योंकि दोनों परिधि अलग अलग हैं इसलिए इनके क्षेत्रफल भी अलग होंगे और इनकी परिधि भी अलग होगी। लंबवृत्तीय शंकु के चिन्हक का वक्रपृष्ठ का ये सूत्र है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। लंबवृत्तीय शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठ में ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा और जुड़ जाएगा। वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, पहले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल ये है, दूसरे का ये है, और वक्रपृष्ठ हमने अभी निकाला था वो ये है। ठीक है, इन सब का टोटल हो जाएगा लंबवृत्तीय शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठ। लंबवृत्तीय शंकु के चिन्हक का आयतन 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, ब्रैकेट बंद करके। ठीक है, R1 R2 चिन्हक की त्रिज्याएं हैं, एच ऊंचाई है, एल तिरछी ऊंचाई, पाई की वैल्यू ये है। तो ये चैप्टर है, टॉपिक है गोला, अर्धगोला और गोलीय कोश। गोला तो फुटबॉल टाइप का होता है, और अर्धगोला जो होता है जैसे आलू है उसको आधा काट दो, ठीक है, गोल आलू हो तो वो अर्धगोला हो जाएगा। और गोलीय कोश से मतलब ये है कि जैसे गेंद होती है, गेंद वो दो भागों में टूट जाए यानी कि फट जाए, और आधी गेंद जो रह जाएगी वो गोलीय कोश, सॉरी जो गेंद खोखली गेंद होगी उसे हम गोलीय कोश कहेंगे। ठीक है, जो मोटी हो कुछ उसे हम गोलीय कोश कहेंगे। ठीक, तो गोला क्या हो गया, फुटबॉल हो गई, ठोस वाली लोहे वाली, जैसे जो लोहे का गोला होता है फेंकने वाला। अर्धगोला उसका आधा काट दो उसे। गोलीय कोश का मतलब ये है कि जैसे प्लास्टिक की गेंद होती है जो अंदर से खोखली हो और बाहर से बिल्कुल बंद हो, उसे गोलीय कोश कहेंगे। तो गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ एक ही सूत्र है, 4πr स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ इसका आधा हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला हिस्सा और बढ़ जाता है इसलिए संपूर्ण पृष्ठ में हो जाएगा 3πr स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब। अर्धगोले का इसका आयतन हो जाएगा, मैंने यहाँ फिर बताया, अगर आपको ये समझना है कि ये सूत्र कैसे आए तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, SP सैनी सर क्षेत्रफल बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब क्यों होता है। गोलीय कोश की मोटाई R1 माइनस R2। गोलीय कोश का वक्रपृष्ठ 4πr1 स्क्वायर प्लस के 4πr। वक्रपृष्ठ हमेशा बढ़ता है और आयतन हमेशा घटता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, और गोलीय कोश ये वाला जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, तो गोलीय कोश की जो मोटाई होगी R1 माइनस R2। गोलीय कोश का वक्रपृष्ठ बाहर वाला वक्रपृष्ठ प्लस अंदर वाला दोनों जुड़ जाएगा। गोलीय कोश का आयतन जो होता है ये वाला भाग केवल, ठीक है, तो बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन माइनस कर देंगे तो गोलीय कोश का आयतन निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद है हेमीस्फेरिकल सेल, यानी कि जो गोलीय कोश था अभी उसको भी अगर हम आधा काट दें तो बन जाएगा हेमीस्फेरिकल सेल, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। अर्धगोलीय कोश की जो मोटाई होगी वो इस तरह होगी, जैसे ये वाली जो होगी मोटाई ये वाली, ठीक है। और अर्धगोलीय कोश का वक्रपृष्ठ यानी अंदर वाला प्लस बाहर वाला 2πr1 स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर। अर्धगोलीय वक्रपृष्ठ होता है 4π, तो आधा हो जाएगा 2πr1 स्क्वायर प्लस 2πr2 स्क्वायर। अर्धगोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला हिस्सा और जुड़ जाएगा, ठीक है, ये होता है πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, तो ये सोल्व करके आ जाएगा। अर्धगोलीय कोश का आयतन बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन माइनस हो जाएगा, ये जाएगा 2/3 πr1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर सांख्यिकी। तो जो चैप्टर सांख्यिकी है, देखिए इसमें फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि फॉर्मूले याद होने से ही ये क्वेश्चन हो जाता है। तो जब आंकड़े आवर्गीकृत हों तो इसका फॉर्मूला है x बार सिग्मा x अपॉन x n। सिग्मा का मतलब होता है दिए गए आंकड़ों का जोड़ और n होती है उन आंकड़ों की संख्या। जब आंकड़े आवर्गीकृत हों लेकिन सारणी के रूप में दे रखे हों तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा fx अपॉन n। n को हम सिग्मा f भी बोल देते हैं, x पद का मान कहलाता है और f कहलाता है बारंबारता। अब देखिए अगर दूसरी है जब आंकड़े वर्गीकृत हों, ठीक है, यानी वर्ग अंतराल के रूप में दे रखे हों तो विचलन विधि क्या होती है। विचलन विधि ये वाला जो फॉर्मूला होता है विचलन विधि से कहेंगे तो ये फॉर्मूला आपको लगाना, x बार इजिकल टू a प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये जो कहलाता है मध्य पद कहलाता है, f बारंबारता, d विचलन। यहाँ मैंने ये टेबल क्वेश्चन के माध्यम से बताया, यहाँ आप देख लीजिए अच्छे से, तो इसमें सब क्लियर है कौन सी चीज़ क्या है। वो जो नीचे वाला सूत्र है ये कहलाता है पद विचलन विधि,
यानी शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसमें एच अंतराल कहलाता है, यू कहलाता है डी अपॉन एच। तो पहले तो वर्गांतराल होता है, उसका जो मध्य मान निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, वो एक्स कहलाता है। ये क्वेश्चन में हमें दिया होगा। ठीक है, इसके बीच वाला जो पद होता है उसको हम ए बोलते हैं। ठीक, और जो ए को अगर हम एक्स में सब में से माइनस कर देते हैं, माइनस करके जो आता है उसे हम डी बोलते हैं। और इसको हम क्या है, इनका जो अंतर होता है, देखिए कितना अंतर है, 10 का। 10 से इसको डिवाइड कर दें तो वो यू कहलाता है। यू को बोलते हैं पद विचलन और डी को बोलते हैं विचलन। तो डी की वजह से इसको विचलन विधि कहते हैं और यू की वजह से नीचे वाले को पद विचलन विधि कहते हैं। ठीक है, अगर हमें सिंपल तरीके से करना तो एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तब ये वाला भाग नहीं करना, ये और ये हमें नहीं करना। ठीक है, अगर विचलन विधि से करना है तो हमें ये वाला भाग नहीं करना है, बस केवल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करना है। और अगर हमें पद विचलन विधि से करना है तो ये चारों 1 2 3 4 पाँचों भाग हमें करने पड़ेंगे और छठा भाग में एफ और यू की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये ऊपर है ही। अब देखिए नेक्स्ट है, देखिए मोड निकालने के लिए भी मैंने एक फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अवरोहित आंकड़ों का बहुलक, बहुलक किसे कहते हैं, जो पद सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक को इंग्लिश में हम मोड बोलते हैं। और वर्गीकृत आंकड़े हों तो उसका बहुलक कैसे निकालते हैं, देखिए जब वर्गीकृत आंकड़े दिए हों तो उसका बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो सबसे ज़्यादा अधिक बार आता है यानी सबसे अधिक मैक्सिमम बार होगा वो कहलाएगा बहुलक वर्ग, उसके सामने वाला पूरा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुलक है एल एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। एल कहलाता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग में जो छोटा वाला यानी सबसे बड़ा देखेंगे इसमें, और उसमें जो वर्ग होगा सामने वाला वर्ग अंतराल, उसमें जो छोटा वाला होगा वो कहलाएगी निम्न सीमा। एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, बिल्कुल उसके सामने वाला ये कहलाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। एफ जीरो उससे छोटे वाला पहला वाला, एफ टू उसके बाद वाला। ठीक है, एच जो कहलाएगा इनका अंतर, जैसे 10 में से 0 10 20 का अंतर जो है वो कहलाएगा एच। ठीक है, सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर सॉल्व होकर बहुलक यहाँ से आप निकाल सकते हैं। माध्यक अथवा माध्यिका, देखिए माध्यक अथवा माध्यिका बात एक ही, माध्यक कहें या माध्यिका कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने पर जो ठीक बीच का पद होता है उसे हम माध्यक या माध्यिका कहते हैं। ठीक है, और जब n विषम होता है तो माध्यक का फॉर्मूला ये वाला है, n+1 अपॉन n/2 + 1। और अगर n सम है तो फॉर्मूला ये होता है n/2 अपद प्लस n/2 + 1 अपद अपॉन 2। ठीक है, और अगर हमें ऐसे वर्गांतराल के रूप में दे रखा है तो ये फॉर्मूला हमें लगाना माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए, l + n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन f इंटू एच। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हम संचयी बारंबारता निकाली जाती है, उसके बाद जो लास्ट में होता है उसे हम हाफ कर देते हैं। ठीक है, और हाफ करने के बाद देखते हैं वो कहाँ आ रहा है, यानी कि ये लगभग ये 9.5 है, 9.5 जो आ रहा है इसमें आ रहा है। फिर इसमें इस तरह से हम अंडरलाइन कर देते हैं। जो वर्गांतराल होता है उसका जो छोटा वाला भाग है उसे बोलते हैं मध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n होती है यहाँ पर जो टोटल होता है संचयी बारंबारता का, f माध्यक वर्ग की बारंबारता ये वाला, और h होता है वर्गांतराल यानी कि इनका जो अंतर होता है। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये कहलाती है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता ये वाला। ठीक है, इन सबको हम फॉर्मूले में यहाँ फिट कर देते हैं, माध्यक का या माध्यक निकाल के आ जाता है। और माध्यक और बहुलक इन तीनों में ये संबंध होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बहुलक = 3 माध्यक माइनस के 2 माध्यक। लास्ट चैप्टर है देखिए 15, इसमें बस ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है और इस पर भी 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। प्रायिकता = होता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार वो प्रकार होते हैं जो हम चाहते हैं और कुल प्रकार वो होते हैं जिस जो हम चाहते हैं वो भी और जो नहीं चाहते हैं वो भी। इसका फॉर्मूला है NE/NS। ई जो होती है घटना होती है, एस कहलाता है प्रतिदश समष्टि, और NE का मतलब होता है घटना में अवयव की संख्या, और NS का मतलब है प्रतिदश समष्टि में अवयव की संख्या। ठीक, तो इसमें करने के लिए हमें ताशी गड्डी की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए प्रायिकता को समझने के लिए। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पूरा विवरण ताशी गड्डी का दिया है, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लें तो काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो ताशी गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं और 26 लाल होते हैं, 26 ही काले होते हैं, और जो 26 लाल होते हैं उसमें 13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 ही बाँध के, और जो 26 काले पत्ते होते हैं उसमें 13 पत्ते हुकुम के और 13 ही चिड़ी के, और जो 13 पत्ते ईंट के होंगे उसमें 9 पत्ते साधारण पत्ते होंगे 2 से लेके 10 तक। ठीक है, 2 3 4 5 6। उसके बाद जो 4 पत्ते होंगे
वो विशेष पत्ते होते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, ठीक, कुल मिला के 13। बिल्कुल इसी प्रकार से पान के जो पत्ते होंगे उसमें भी 9 साधारण पत्ते और 4 विशेष पत्ते। उस हुक्म में भी 9 साधारण 4 विशेष, चिड़ी में भी 9 साधारण 4 विशेष। और जो 4 विशेष पत्ते होते हैं वो गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। तो विशेष पत्ते जो हुए गड्ढे में वो हो गए 16। 4 4 8 4 3 12 4 4 16। 16 जो पत्ते होते हैं वो स्पेशल पत्ते होते हैं। और 9 18 9 27 9 36 36 जो पत्ते होते हैं वो साधारण पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे 15 चैप्टर के सूत्र आपको दे दिए हैं और बहुत ही सरल अच्छे तरीके से दिए हैं। यहाँ पूरे फॉर्मूले हमने बहुत ही अच्छे से चेक करके दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी सूत्र में कुछ अगर गड़बड़ दिखाई दिए तो कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताना। हम इसका आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से अपना व्हाट्सअप नंबर लेके वहाँ से मैसेज कर दीजिए कि आपको PDF चाहिए, तो हम PDF भी आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करा देंगे। और ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके जितने भी जान पहचान के आपके आस पड़ोस में हैं उनको तक इन फॉर्मूलों को ज़रूर दीजिए। तो ये अगर फॉर्मूले आप उन तक देते हैं तो काफ़ी हेल्प इन फॉर्मूले से उन स्टूडेंट की हो जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बताने से आपको रह गई थी, मैं बता दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बिडमेट से डाउनलोड कर लें पेन ड्राइव में। और पेन ड्राइव में डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास टीवी है तो आप टीवी में इसको रोज़ सुबह के समय अपने लगा दें और रोज़ फॉर्मूले रिवाइज करें। तो बहुत ही आसान है, आप बस इसको बिडमेट से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद जो है रोज़ टीवी में आप इसके पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लें या मोबाइल में एक बार डाउनलोड करें और रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें। तो एग्ज़ाम तक आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और हम PDF भी आपको दे ही रहे हैं, आप चाहें PDF से इसको अपनी एक नोट्स यानी एक डायरी आप बना सकते हैं फॉर्मूले की, ठीक है। और कोई भी इसमें अगर आपको त्रुटि कोई दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो पूरी वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर देख लेना, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको कोई फॉर्मूले में किसी में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई।